सविता एक बहुत ही गरीब घर की औरत थी। सविता ने बचपन से ही बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और शादी के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि सविता का पति एक मजदूर था और खाली समय में वह सविता के साथ मिलकर उसके ठेले पर काम किया करता था। सविता खाने पीने का एक छोटा सा ठेला लगाया करती थी, जिसमें वह सब्जी, पराठा और आदि कुछ खाने की चीजें बेचा करती थी। परंतु गांव में और भी बहुत सी औरतें थी जो यही काम कर रही थी, इसीलिए उसका कारोबार कुछ खास अच्छा भी नहीं चल रहा था। एक दिन धूप में जब वह अपने ठेले पर खड़ी होती है, तभी उसका पति रामू आता है और बोलता है। अरे क्या बात है सविता, तुम इतनी उदास होकर क्यों खड़ी हो? और सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्राहक तो बहुत आए, लेकिन मेरे ठेले पर नहीं, बाकी औरतों के ठेले पर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, अब दिल छोटा मत करो। आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, और कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे। अरे उतार चढ़ाव काम में आता रहता है, अब तुम चिंता मत करो। नहीं जी, आज पहली बार नहीं हुआ है। ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपने काम को कैसे बढ़ाऊं। अरे सविता, अब तुम चिंता क्यों करती हो? अब तो बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब वो कुछ दिनों में शहर से आने वाला है। अब ज्यादा दिन तुम्हें और मुझे एक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बेटा सारी जिम्मेदारी उठा लेगा। जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुरंत ही अपना काम छोड़ देना मुझे सही नहीं लगता। एक बार मेरे बेटे दीपक की अच्छी जगह नौकरी लग जाए, उसके बाद देखूंगी कि मुझे अपने काम का क्या करना है। लेकिन उससे पहले तो मुझे अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचना है। जो चीज खाने की मैं बेचती हूँ, वही गांव की और औरतें भी बेचती हैं। इस कारण मेरा काम नहीं चलता। अरे अरे कोई बात नहीं ना, तुम चिंता मत करो। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम आराम से बैठ के सोचेंगे कि क्या कुछ नया लाए जो लोगों को पसंद आए। सविता अपना ठेला लेकर अपने पति के साथ घर वापस चली जाती है, जहां आपस में बातें करते हुए रामू सविता को ब्रेड ऑमलेट बनाने की सलाह देता है, क्योंकि जब एक बार वह अपने बेटे से मिलने के लिए शहर गया था, तो उसने इस बात पर गौर किया था कि वहां पर ब्रेड ऑमलेट बहुत ज्यादा बिकता है। तो हो सकता है कि गांव में भी ब्रेड ऑमलेट को सराहना मिल जाए। वैसे सुझाव तो आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ कोई भी यहाँ पर ब्रेड ऑमलेट नहीं बेचता है। अगर मैंने इसका काम शुरू कर दिया तो हो सकता है ये चल जाए। अरे यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नया करके देखते हैं, और समय के साथ क्या पता लोगों को अच्छा लग जाए और हमें मुनाफा हो जाए। सविता अपने पति रामू की बात मान लेती है और अगले ही दिन से सविता अपने ठेले पर ब्रेड ऑमलेट बेचना शुरू कर देती है। और जैसे रामू ने कहा था, पहले ही दिन से उसकी ब्रेड ऑमलेट से अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिससे वह बहुत खुश होती है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन उसका बेटा दीपक शहर से एक लड़की के साथ घर आता है। उसकी नजर ब्रेड ऑमलेट बेचने वाले ठेले पर जाती है, जिसे देखकर उसकी पत्नी अनु उससे बोलती है। बेबी, लगता है यहाँ पर कुछ सामान मिल रहा है खाने का, और मैंने ट्रेन में भी कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्यों ना हम वहाँ चलकर कुछ खा लें, उसके बाद घर चलते हैं। हाँ, ये भी सही है। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। और जब वहाँ पे ना ब्रेड ऑमलेट बिकते हुए देखा, तो मेरी नजर पड़ते ही मैं समझ गया कि तुम्हारा तो मन पसंदीदा है, तो तुम इसे खाए बिना रह नहीं सकती। और जैसे मैं बोलने वाला था, उससे पहले तुमने बोल दिया। हाँ, तो हमारे दिल का कनेक्शन है ना, इसलिए तो आपके कहने से पहले ही मैंने बोल दिया। अब चलिए, यहीं खड़े होकर सारी बात करोगे क्या? माँ, आप? ये ठेला आपका है? आपको तो इस समय घर पे होना चाहिए था ना। आप ये ऑमलेट बेचती हो यहाँ पर? ओह माय गॉड दीपक, ब्रेड ऑमलेट बेचने वाली मेरी सास है। अब यही देखना बाकी रह गया था कि ब्रेड ऑमलेट बेचने वाली मेरी सास निकलेगी। अरे नहीं नहीं अनु, गलत फहमी हो रही होगी हमें। ऐसी बात हो रही होगी। बेटा, ये कौन है और ये तुझसे कैसे बात कर रही है?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं इसकी सास कैसे हो गई? माँ वो सब बातें तो घर पे करेंगे बाद में आराम से, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये ठेला क्यों लगा रही हो आप? और लगा भी रही हो तो कब से लगा रही हो? और इतनी गरीबी आ गई क्या आपके पास कि आपको ठेला लगाना पड़ रहा है? बेटा, ये ठेला मैं आज से नहीं लगा रही हूँ, बल्कि काफी सालों से लगा रही हूँ। वो बात और है कि मैंने ब्रेड ऑमलेट अभी बेचना शुरू किया है, लेकिन काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसी ठेले पर खाना बेचकर ही मैंने तेरे पढ़ाई का खर्चा निकाला है। ये मेरा काम है। लेकिन माँ, आज से पहले तो इस काम के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। बेटा, तू हमारे पास आता ही कितने दिनों के लिए था? बस 2-3 दिनों के लिए आता था। उस समय मैं काम अपना बंद कर देती थी, क्योंकि तेरे साथ समय बिताना होता था मुझे। तूने कभी ये नहीं पूछा कि माँ, मेरी पढ़ाई का खर्चा आप लोग कैसे पूरा करते हो, और ना ही हमने इस बात को बताना जरूरी समझा। माँ, अब आप हमारे साथ घर चलिए, आपको और पिताजी को कुछ बताना है। और हाँ, आप लोग ना समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा, मैंने तुझसे जो पूछा है तूने उस बात का मुझे जवाब नहीं दिया। और तू क्या बताना चाहता है? माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप मेरे साथ घर चलिए ना, सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर बताना ठीक नहीं लगता है। चलिए घर चलिए। सविता अपने बेटे और अनु के साथ घर चली जाती है, जहां दीपक अपने माता पिता को अनु के बारे में बताता है कि वो उसे घर की बहू और अपनी पत्नी बना चुका है। यह सुनकर सविता को बहुत धक्का लगता है और वह बोलती है, वाह बेटा, तू तो शहर से हमारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लेकर आया है। तूने तो हमसे अपनी शादी में खुश होने का मौका भी छीन लिया। काश मैंने तुझे शहर जाने ही नहीं दिया होता तो अच्छा होता। अगर आपकी तरह दीपक जी भी गांव में रहते ना, तो वो भी आपकी ही तरह ब्रेड आमलेट ही बेच रहे होते। अगर मेरे दोस्तों को पता लगा ना कि मेरी सास एक ब्रेड आमलेट बेचने वाली है, तो उनके सामने मेरी बदनामी होगी। अगर तुझे अपनी बदनामी का इतना ही डर लग रहा है ना बहू, तो तू यहाँ से जा सकती है, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। दीपक, अब आप ही अपनी माँ को समझाइए कि इस उम्र में इस तरीके से ठेला लगाकर ब्रेड आमलेट बेचेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? माँ, अनु ठीक कह रही है, ये ठेला वेला लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो हूँ ना, मैं हर महीने आपको खर्चा देता रहूंगा, खर्चा पानी चल जाएगा। तो क्या करोगी ठेला लगाकर? नालायक, तू मुझे खर्चा पानी देगा जिसे बिना बताए शादी कर ली, अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ का काम छुड़वाने के लिए तैयार हो गया। उसका क्या भरोसा, कल को उसकी बीवी ने मना कर दिया और उसने खर्चा पानी देने से इनकार कर दिया, तब तो तू हमें खर्चा पानी भी नहीं देगा। फिर हम बुढ़े बुढ़िया का क्या ही होगा। जा बेटा, तू अपनी जिंदगी जी और मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हो। आपका खर्चा उठाने को तैयार हूँ मैं। आपको ना ये ऑमलेट बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चुप के नास पीटे, तेरे मुंह पे तो थू है तू। अरे जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या खर्चा उठाएगा? अरे हमें नहीं चाहिए तेरे पैसे वैसे, नहीं चाहते तू हमारे लिए मेहनत करे या खर्चा उठाए। अरे जब तक हम दोनों में दम है, हम मेहनत करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें। अपने बेटे के लाख कहने के बाद भी सविता अपना ब्रेड ऑमलेट बेचना बंद नहीं करती है और अपनी ब्रेड ऑमलेट बेचने वाली सास से परेशान होकर अनु अपने पति को लेकर शहर वापस चली जाती है। इससे सविता बहुत ज्यादा टूट जाती है, पर वह हार नहीं मानती है और धीरे धीरे ब्रेड ऑमलेट का ठेला बाजार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ठेला बन जाता है। अब सविता और रामू का जीवन पहले से कई ज्यादा सुखम हो चुका था। उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा सही हो चुकी थी। कुछ सालों बाद सविता अपने छोटे से गांव में एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और अब वह वहां सिर्फ ब्रेड ऑमलेट ही नहीं, बल्कि काफी तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगती है। उसका रेस्टोरेंट पूरे जिले का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बन जाता है और लोग दूर दूर से उसके पास ब्रेड ऑमलेट और बाकी चीजें खाने आने लगते हैं। रचना अपने पति तपिश और सास दीपा के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक रोज तपिश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और एक सुबह तपिश ऑफिस जाने के लिए निकलते हुए
रचना से बोलता है। क्या करती हो रचना? मेरा लंच तैयार हुआ या नहीं? अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लेने के बदले क्यों बहू पर गुस्सा हो रहा है? 2 मिनट दीजिए, ला रही हूँ। इतना बोलकर रचना जल्दी से तपिश का लंच तैयार करके बाहर जाती है और अपने पति के हाथों में उसका लंच देकर उसे बोलती है, ये लीजिए आपका लंच। देखा मेरी बहू तेरे बारे में कितना सोचती है, और एक तू है उस पे चिल्लाने का एक मौका नहीं छोड़ता। माँ वो तो मेरा प्यार है। अच्छा अब जाओ, नहीं तो आज पहले ही दिन लेट हो जाओगे। अपना लंच लेकर तपिश रचना के सर पर किस करके अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद तपिश रेड लाइट पर रुकता है और ग्रीन लाइट होने का वेट करने लगता है। तभी उसके पास एक भिखारन लड़की आती है जिसके बिखरे बाल और तन पर फटे हुए कपड़े थे और उसके हाथों में था एक कटोरा। उस भिखारन की सुंदरता को ऐसे हाल में देखकर तपिश उसको देखता ही रह जाता है और वो भिखारन उसकी कार की विंडो को हाथ मारते हुए उससे बोलती है, भगवान के लिए मुझ गरीब पे थोड़ा रहम करो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, थोड़े पैसे दे दो साहब ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। वो भिखारन तपिश से भीख मांग ही रही थी कि तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और तपिश बस एक टक उस भिखारन को देखता रह जाता है। तभी उसके कानों में थोड़ा शोर आता है और गाड़ियां और लोग की आवाज सुनकर वो अपनी कार स्टार्ट करके वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाकर उसको उस भिखारन की याद आती है और वो खुद से बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं उस भिखारन को भूल क्यों नहीं पा रहा? तपिश उस भिखारन के बारे में सोचते सोचते घर जाने के लिए टाइम देखने लगता है। टाइम होते ही वो जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाता है और उसी रेड लाइट पर जा पहुंचता है जहां सुबह उसे वो भिखारन मिली थी। वो चारों ओर उसे देखता है लेकिन वो उसे नजर नहीं आती। तपिश उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन रोज की तरह तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर इस बार वो रचना को फोरहेड पर किस किए बिना ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर रचना दीपा से बोलती है, माँ जी तपिश कल रात से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। कहीं कोई बात तो नहीं है ना जो इन्हें परेशान किए जा रही है? उसको क्या होगा बहू, तो बेकार की टेंशन ले रही है, ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान होगा वो सब तो ठीक है माँ जी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तपिश जी मुझे बिना किस किए गए हों। पता नहीं माँ जी, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक है बहू, तो बेकार की टेंशन ले रही है। इतना बोलकर दीपा अपनी माला लेकर जपने लगती है और रचना भी अपना ध्यान घर के कामों में लगा लेती है। वहीं तपिश जल्दी से उसी रेड लाइट पर जाता है और आज उसे वो भिखारन उसी जगह भीख मांगते हुए नजर आती है। उसे देखकर तपिश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी कार को रोड के साइड में पार्क करता है, जिसके बाद वो उस भिखारन के पास जाकर उससे बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस उम्र में कुछ काम क्यों नहीं करती, ऐसे भीख मांग रही हो? मेरा नाम तापसी है साहब, और भीख मांगने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता। गरीब हूँ साहब, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? साहब कुछ खाने को है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है, या थोड़े पैसे ही दे दो। उसकी आंखों में आंसू देखकर तपिश उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता और उसको अपने साथ एक ठेले वाले के पास लेकर जाता है, जहां वो उसको पेट भर के खाना खिलाता है। उसको जल्दी जल्दी खाता देखकर तपिश को बहुत खुशी होती है। खाना खाकर तापसी उसको धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है और तपिश घर जाकर भी तापसी के बारे में सोचता रहता है। अब तपिश रोज सुबह तापसी से मिलता और उसको कुछ पैसे और खाना देकर ऑफिस जाता। देखते ही देखते तपिश का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब वो तापसी को एक फ्लैट में रहने की जगह देता है और साथ ही साथ उसकी जरूरत की चीजों का सारा ध्यान रखता है और अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता है। जिसके बाद उसका एक अच्छा सा मेकओवर भी तपिश करवाता है और उसकी पूरी काया पलट देता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होने लगते हैं और बहुत ही जल्द तपिश तापसी से छुपकर शादी कर लेता है।
वहीं तपिश का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसकी पत्नी रचना उससे बोलती है। तपिश, आजकल आप घर नहीं आते और आते भी हैं तो बिना किसी से बात किए चले जाते हैं। आप घर में किसी को टाइम भी नहीं दे रहे। कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या होगा रचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम्हें तो पता है ना कि काम का कितना स्ट्रेस होता है। और रही घर न आने की बात, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो सब तो ठीक है, पर तपिश, मैंने देखा है जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। आप मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब भी नहीं देते। तो तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे तुम घर में रहती हो, इसलिए तुम्हें काम के स्ट्रेस का पता नहीं है। जब खुद बाहर जाकर कमाती और घर चलाती ना, तब पता चलता कि स्ट्रेस क्या होता है। मैं आप पर शक नहीं कर रही, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको हुआ क्या है। कुछ नहीं हुआ मुझे। यार मैं तुमसे इतनी बहस कर ही क्यों रहा हूँ? मुझे माफ कर दो, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हो सके तो मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा जब मन होगा मैं खुद आकर तुमसे बात कर लूंगा। इतना बोलकर तपिश ड्रॉर से गाड़ी की चाबी निकालकर गुस्से में घर से निकल जाता है और तापसी के पास जा पहुंचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर तपिश घर नहीं आता और ना ही रचना के किसी कॉल मैसेज का जवाब देता है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन तापसी तपिश से बोलती है, आप मुझे माजी से कब मिलवाएंगे? मैंने आपके पर्स में उनकी फोटो देखी है। मुझे पता है मैं एक भिखारन हूँ। शायद यही सोचकर आप मुझे नहीं मिलवाते ना कि वो मुझे अपनाएंगी नहीं। हाँ, सही बोल रही हो, यही बात है। अच्छा तापसी, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। अगर तुम्हें कभी पता चले कि तुम्हारी सौतन है तो तुम क्या करोगी? या तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या फिर अपनी सौतन की जान ले लूंगी। अरे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आए। नहीं, मैं तापसी को सच नहीं बता सकता। मैं तापसी को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे उससे रचना की सच्चाई छुपा कर रखनी होगी। ये सोच वो तापसी को गले लगाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं समय के साथ रचना की तबीयत बिगड़ने लगती है। अपनी बहू की ये हालत देखकर दीपा अपने बेटे के ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर तापसी से हो जाती है। तापसी दीपा को देखकर रास्ते में ही उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। ये सब देखकर दीपा उससे बोलती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। पर मैंने आपको पहचान लिया माँ जी। मैं आपकी बहू हूँ तापसी। मैंने तपिश के पर्स में आपकी फोटो देखी थी। नहीं, तू मेरी बहू नहीं है। मेरी तो एक ही बहू है, वो भी रचना। और तू मेरे बेटे को कैसे जानती है? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ तभी तो आपको और उनको जानती हूँ। बस आप ही मुझे नहीं जानती। अरे क्या बकवास करे जा रही है? कहा ना कि मेरी एक ही बहू है रचना। उसके अलावा मैं किसी को कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। दीपा की ये बात सुनकर तापसी हैरान हो जाती है और दीपा उसको सच से रूबरू करवाती है, जिसके बाद उसे घर लेकर जाती है। ये सब देखकर तापसी तपिश को फोन करके घर बुलाती है, जहां आकर तपिश सबसे बोलता है, मैं आप सबको सच बताने ही वाला था। कब बताती? जब रचना मर जाती तब। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, जिसने मुझ भिखारन से शादी की, उसकी जिंदगी संवारी। लेकिन अगर आपका असली रूप पता होता ना, तो मैं भिखारन बनकर अपनी जिंदगी जीना मंजूर करती, लेकिन आपसे शादी नहीं करती। मैं अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर मुझे क्या पता था कि मैं खुद ही किसी की सौतन बन जाऊंगी। तापसी, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। नालायक, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा बोलते हुए। अरे बहू ने इतना पूछा, लेकिन कभी भी तूने उसे सच नहीं बताया। आज तेरी वजह से बहू की ये हालत है। मेरे लिए आपने रचना को छोड़ा था ना, लेकिन आज उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं आपको छोड़ती हूँ। और एक बात अच्छे से याद रखना, अगर उसे कुछ हो गया ना, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। ये बोलकर तापसी वहाँ से चली जाती है। तपिश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रचना का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों बाद में रचना बिल्कुल ठीक हो जाती है और सारा सच जानकर वो अपनी भिखारन सोतन के हाथों में अपने पति का हाथ थमाकर दीपा के साथ हमेशा के लिए दोनों की जिंदगी से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।